नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 4 जून से पहले ही तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि 4 जून को आखिर सरकार कौन बनाने जा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। लगातार राहुल गांधी जो रैलियां कर रहे हैं, खासतौर पर जो रैलियां उन्होंने उत्तर प्रदेश में की हैं और जो रैलियां उन्होंने अखिलेश यादव के साथ की हैं, और वाराणसी की रैली से लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक तरह से खटाखट की जो वो सियासत कर रहे हैं, उसी को उन्होंने कहा कि एक तरह का एक सैलाब जो है वो वोटों का आने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सीटें खटाखट जो है वो इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं। अप्रत्याशित नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश से, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के समेत तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। उनको ये लग रहा है कि इंडिया 300 पार, और अब तो ये कह रहे हैं कि 350 क्रॉस करने जा रही है। और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, जो पहले कुछ और कहते थे, अब उनकी जबान भी पूरी तरीके से बदल गई है और उनका कॉन्फिडेंस भी ये बता रहा है कि 4 तारीख को दरअसल होने क्या जा रहा है। और इसी में आप ये देखिए कि एक तरह की, आप इसको भविष्यवाणी समझ लीजिए, आप इसको एग्जिट पोल समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, यानी किसी भी दल से संबंध अच्छे ही होने चाहिए। तो इसको एक एग्जिट पोल की तरह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है, उनसे संबंध अच्छे होने चाहिए, यानी कि जो दल इन एनडीए में शामिल नहीं है, उनको एक तरह से वो दाना डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि 4 जून को तस्वीर क्या होने जा रही है। बीजेपी तो छोड़ दीजिए, एनडीए की भी मेजॉरिटी नहीं आने जा रही है। और यही वजह है कि तस्वीर को भांपते हुए, सियासी तस्वीर को भांपते हुए, कई एनडीए के जो घटक दल हैं, जो उनके साथ शामिल हैं, वो डूबते हुए इस जहाज से, मोदी के इस रथ से छलांग लगाने के लिए बेचैन, बेकरार हैं, और बस किसी भी पल वो छलांग लगा सकते हैं। शायद इंतजार उनको 4 जून का है, और उसके बाद जो उनके सगे जो साथी रहे, वो भी मुझे लग रहा है कि उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। और इसकी एक मिसाल देखने के लिए मिली जब तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया कि हमारे चचा, यानी कि उनकी, वो कह रहे थे नीतीश कुमार को, एक कटाक्ष के तौर पर ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछड़ों की और सबकी राजनीति को बचाने के लिए, उसको देखते हुए वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। यानी उनका कहना है कि वो पलटी मार सकते हैं और पलट सकते हैं, और एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है। 7वें चरण से पहले अगर तेजस्वी ये बात कह रहे हैं तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। और दूसरी दूसरी बात आप ये समझिए, जो दल ना तो इंडिया में है और ना ही जो दल एनडीए में है, ऐसे कई दल हैं, जैसे बीजेडी की मैं बात करना चाहूंगी, या फिर श्रोमणी अकाली दल की आप बात कर लीजिए पंजाब के। ऐसे कई दल हैं जिनकी तस्वीर एकदम पूरी तरीके से साफ है कि अगर उन्हें ये तय करना होगा कि 4 जून के बाद वो कहां जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इंडिया गठबंधन को चुनेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस सहजता से तमाम दल मौजूद हैं, आपको पता है कि एनडीए में वो सहजता बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, जो उनके साथ दल मौजूद रहे, जो 25-26 साल तक उनके साथ रहे, उनके साथ क्या रवैया भारतीय जनता पार्टी ने किया, कैसे उनकी पार्टी को तोड़ा, कैसे उनके नेताओं को तोड़ा, वो सबके सामने है। आज वो पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और ऐसे में कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, कम से कम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो नहीं जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बोल जो हैं वो पूरी तरीके से ना सिर्फ बिगड़ गए हैं, बल्कि आप सर और माथा अपना पीट लीजिए कि ये 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री थे। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अगर वो फिल्म नहीं बनी होती गांधी जी पर, तो देश को पता ही नहीं होता कि गांधी जी कौन है। ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री के, एक फिल्म के जरिए ये पता चला कि गांधी जी कौन है। तो तमाम जो पूरे देश भर में, जो उनके, दुनिया भर में जो उनके स्टैचू लगे हुए हैं, आइंस्टाइन से लेकर तमाम लोगों से जो उनकी मुलाकात है, और जिस तरह की इज्जत पूरी दुनिया में
गांधी को दी जाती है या फिर गांधी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश जाना जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि गांधी को इसलिए लोग जान गए कि वो फिल्म बनी, वरना वो अहमियत उनको नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। हास्यास्पद और अफसोस की बात यह नहीं है कि ये उन्होंने कहा, अफसोस की बात यह है कि 3 जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जिनको राहुल गांधी चमचा और चमची कहकर पुकारते हैं, जो उनके सामने बैठे हुए थे, उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन इसको लेकर नहीं किया। ये स्थिति देश की आकर खड़ी हो गई है और इसीलिए 4 जून की तस्वीर मैं आपको बता रही हूं कि पूरी तरीके से साफ हो गई है। हालांकि बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में हैं, बहुत सारे डर लोगों के मन में हैं, लोगों के मन में डाउट है इलेक्शन कमीशन को लेकर कि क्या कोई खेल हो सकता है। इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से वोट्स बढ़े हैं और हालांकि उसके बाद एब्सोल्यूट नंबर भी दिए गए, लेकिन लोगों का कहना है कि क्या कोई इलेक्शन कमीशन के जरिए खेल किया जा रहा है। 4 जून की तैयारी इंडिया गठबंधन जोर शोर से कर रहा है कि काउंटिंग के दिन भी किसी भी तरीके से कोई भी ऊंच नीच ना हो जाए, कोई भी स्टोन अनटर्न ना रह जाए, ताकि बाद में कोई अफसोस ना हो। और इसीलिए तमाम तरह की तैयारियां इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। 1 जून को अहम बैठक भी है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, उसमें बहुत सारे अहम और बड़े फैसले लिए जाने हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल जो है वो बेहद अहम हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि लग रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, या फिर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाते हैं या फिर सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन को बुलाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि चुनाव से के एन वक्त जिस तरह से सेना अध्यक्ष का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ को जो दी गई है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से कुछ ब्यूरोक्रेट्स के तबादले किए गए हैं, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों का के मन में बहुत सारी शंकाएं, आशंकाएं हैं, क्योंकि 10 साल का उन्होंने कार्यकाल देखा है। उन्हें पता है ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल वो करते रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। 4 जून को ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जनता का जनादेश, जो जनता ने कैद कर दिया है, जो पता चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो आता है, या 4 जून को कोई खेल हमें देखने के लिए मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल हैं। ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं उठा रही हूं, ये सवाल बहुत सारे विश्लेषकों से बात करके और जिस तरह की तमाम शंकाएं वो उठा रहे हैं, मैं आपके सामने रख रही हूं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या डूबते हुए इस जहाज, इस डगमगाते हुए इस रथ से क्या उनके खुद के साथी भी अब उनसे किनारा कर रहे हैं? क्या वाराणसी की सीट भी प्रधानमंत्री की अटकी लटकी हुई नजर आ रही है? क्योंकि कैंप करते हुए बड़े नेता, जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वो कैंप करते हुए वाराणसी में नजर आ रहे हैं। आपने देखा था किस तरह से प्रियंका गांधी का और डिंपल यादव का रोड शो हुआ था, हजारों लोग उसमें थे, और जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा हुई तब भी उसमें हजारों की तादाद में इस भीषण गर्मी में लोग मौजूद थे। और ये साफ तौर पर बता रहा है कि जमीन पूरे तरीके से बदल चुकी है। अब कोई भी हथकंडे, कितने ही इंटरव्यूज, रैली में कही गई कितनी भी सांप्रदायिक बातें, कुछ भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, रोजी रोटी का, असल मुद्दों का ये चुनाव है और यही सबसे बड़ी परेशानी रही नरेंद्र मोदी की। और 7वां चरण तो लग रहा है कि पूरी की पूरी उनकी पटकथा लिख चुका है कि कैसे 7वां चरण वो आखिरी कील साबित होने जा रहा है, जिसका शायद इंडिया गठबंधन को इंतजार है या उन लोगों को जो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। जाने माना चेहरा, जाने माने पत्रकार, 25 साल से ज्यादा का जिनका पत्रकारिता का अनुभव है, डिफेंस से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम इस तरह के इश्यूज हैं जिन पर उनकी ना सिर्फ पकड़ है बल्कि वो उसके एक्सपर्ट हैं। हेमंत जी हमारे साथ जुड़ गए, हेमंत अत्री। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। 6 चरण गुजर गए हैं, 7वें चरण के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। वाराणसी में भी बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब
नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया था तो एक ताकत दिखाने की कोशिश की थी एनडीए के तमाम नेताओं को वहां पर बुलाकर, और उसमें भी जिनको तेजस्वी यादव चचा कह रहे हैं वो उसमें भी वो नीतीश कुमार नहीं शामिल थे, और उन्होंने तबियत खराब का बहाना लगाया, हालांकि शाम तक उनकी तबियत ठीक भी हो गई। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भले ही वो उनके साथ चले गए लेकिन उनके साथ वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और हमने देखा था कि रैली में जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के साथ शामिल थे उस रोड शो में, क्या उनकी हालत थी और क्या उनका चेहरा था और हाव भाव, तो ये समझिए कि वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं। तो पूरी बॉडी लैंग्वेज ही उनकी ये बता रही है, और उसी पर आप कटाक्ष कह सकते हैं या राजनीतिक सूझबूझ आप कह सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि चचा जो है वो फिर से पलटी मार सकते हैं, और चचा ही नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं हेमंत जी जो अभी एनडीए में शामिल हैं जो कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि मजबूरी का सौदा है और राजनीति में मजबूरी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलती है। ये डूबते हुए जहाज और लड़खड़ाते हुए रथ से ये लोग बहुत जल्दी किनारा करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये जो पूरा मसला आपने आज खोला है लोगों के बीच में, इसको पूरे तरीके से अगर इसकी विवेचना करनी है तो ये सबसे जो शानदार राज्य रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र। देखिए, नीतीश कुमार की तो जो छवि है पिछले 10 सालों में पलटू राम की पूरे देश में जग जाहिर हो चुकी है। जिसके पक्ष में नंबर्स होंगे वो चले जाएंगे। लेकिन इस बार जो अगर ब्रॉडली आप देखेंगे जो 4 जून को जो होने जा रहा है, मुख्य तो देखिए जो स्पेक्ट्रम है उसमें ये रहेगा कि फाइनली नंबर्स आते क्या है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। उन नंबर्स के आधार पर ही जो भी परिवर्तन होने हैं, जो नए अलाइनमेंट्स होने हैं वो होंगे। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, नीतीश को अगर आप छोड़ भी दें, सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में आज स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और जो अजीत पवार और जो मुख्यमंत्री जो उन्होंने बनाए हैं उन सबको भी अगर आप मिला लो तो वो डबल डिजिट में जाते दिखाई नहीं दे रहे, जो महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स का कहना है। और महाराष्ट्र में आपको पता है अक्टूबर में 4 महीने के बाद ही चुनाव भी है। तो जो अलाइज है बीजेपी के, सबसे पहले शिंदे हो या वो अजीत पवार हो, उनको पार्लियामेंट के अंदर तो उनके बहुत लंबे चौड़े स्टेक्स है ही नहीं, ना तो उनके एमपी बहुत ज्यादा जीत के आ रहे। उनके सारे के सारे स्टेक्स कहाँ रहेंगे? उनके स्टेक्स असेंबली में है, और असेंबली का चुनाव अक्टूबर में है, फर्स्ट हाफ के अंदर ही हो जाएगा। हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड जैसा आपको पता है साथ होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो होगी कि इन नंबर्स के बेसिस पर क्या एनडीए महाराष्ट्र में इंटेक्ट रहता है, तो अदरवाइज वो लूज कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, और ऊपर से अगर वो दोनों भाग खड़े हुए फिर मोदी जी क्या करेंगे? हालांकि सीट बहुत थोड़ी आएंगी उनकी। रीअलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं, रीअलाइनमेंट बुशरा जी हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर फाइनल नंबर्स आने के बाद होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप हमेशा उम्मीद कर सकते हैं कि वो दल बदलू के माहिर रहे, तमाम ऐसे लोग। तो नीतीश कुमार इज वन सच पर्सन जिनको अपना जो बिहार का चुनाव और उनको बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना फॉर द टाइम। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते तो देर वाज ए पॉसिबिलिटी कि अगर कोई बहुमत की स्थिति आती तो क्या पता वो सर्वसम्मत उम्मीदवार होते प्रधानमंत्री पद के। लेकिन तब उन्होंने वो पलटी मार दी, तो वो तो उनका चैप्टर क्लोज हो गया। अब उनको क्या देखना है? दिल्ली में उनका कोई बहुत बड़ा रोल होने नहीं जा रहा जिस तरीके का बिहार का समीकरण है। तो उनकी कोशिश क्या रहेगी? किसी भी सूरत में कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री तो बने रहे, और बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे वो आप भी जानते हैं। तो ये सारा डिपेंड करेगा बेसिकली कि किस तरीके से बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा बिहार में इस बार मुझे लगता है पूरा नहीं होने जा रहा है। जहां तक सीटों का सवाल है, पिछले प्रदर्शन से काफी कम सीटें आएंगी उनकी भी और नीतीश की भी, और पासवान की तो शायद साफ ही हो जाए क्योंकि उनका तो अलाइनमेंट ही नहीं बन रहा नीतीश की पार्टी के साथ। तो ये सारे समीकरण एक जगह है, फाइनली डिपेंड करेगा नंबर्स क्या है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने कहा कि फाइनल नंबर के बेसिस पर प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी ही आगे आते हैं, क्या आरएसएस या बाकी जो उनके जो भी सारा सिस्टम है उसमें मोदी के अलावा क्या किसी और के आने की गुंजाइश बनती है? ऐसे तमाम फैक्टर्स नए एलाइज को इनवाइट करने और पुराने एलाइज को कायम रखने, इन दोनों में ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी वो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जी तो आपको पता है कैसे लेके आते हैं, येन केन प्रकरण जैसे आपने कहा, साम दाम दंड भेद, वो उनके पास तो भाषा ही दूसरी है कि आप आ रहे हैं या हम कुछ कर दें। आपने अजीत पवार के साथ देखा, आपने शिंदे के साथ देखा, तमाम किसी प्रदेश में चले जाइए आप, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए आप, वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी कोशिश कर रहे थे, चंद्रबाबू के साथ भी कर रहे थे, फाइनली वहां चंद्रबाबू के साथ हो गया। वहां उड़ीसा के अंदर पटनायक के साथ क्या क्या करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन पटनायक काबू नहीं आए। पटनायक को फंसाने का ये गेम था कि जो आपका लोकसभा में मैक्सिमम सीटें हमें दे दीजिए अलायंस करके, और विधानसभा में आप रख लीजिए।
लेकिन वो समझ गए इनके पूरे खेल को, उन्होंने भी अलायंस नहीं किया। लेकिन जब तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक रहे हैं अब, तो मैक्सिमम सिचुएशन बुशरा जी डिपेंड करेगी कि फाइनल नंबर्स क्या है, और नंबर्स की स्थिति सारे देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रदीप गुप्ता को लाया गया, जो जिनका एक चेहरा है देश के अंदर तमाम एग्जिट पोल्स वगैरह के लिए। उनसे बात नहीं बनी तो सरकार की तरफ से कोशिश करके प्रशांत किशोर को लॉन्च किया गया, उससे भी बात नहीं बनी तो 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी, जिनको सारी एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, उन्होंने खुद ही एक जनसभा में यह कह दिया कि जो 5 चरण के चुनाव उनका परिणाम बता दूं क्या आपको। और जनता ने जब कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि 300 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो चुनाव प्रणाली की हमारी निष्पक्षता और उसको सारी को बटियामेट किसने किया? गृह मंत्री जी नहीं कर दिया। कल को कोई जब उंगली उठेगी तो लोग पूछेंगे ना कि गृह मंत्री को कैसे पता था ये, क्या वो ईवीएम के अंदर घुसे हुए थे क्या, उनको किस तरह के बेसिस पर, या कोई मैनिपुलेशन था। तो उस मैनिपुलेशन की जो थ्योरी है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको बहुत लोग कहते हैं, उसको हवा किसने दी? उसको हवा जब नहीं दे पाया कोई भी, तो फिर अमित शाह को खुद आना पड़ा। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इस तरह की स्टेटमेंट से रूलिंग पार्टी को कम से कम बचना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री ने जिस कन्विक्शन के साथ ये कहा, और आपको 2019 का तजुर्बा याद होगा, जब एक पर्टिकुलर चैनल ने एग्जैक्ट 303 का फिगर कहा था किसी एक नेता के कहने के बाद, और वही फिगर आया भी। तो कहीं डेटा मैनिपुलेशन का खेल तो नहीं है। चुनाव आयोग, देखिए कौन कौन है इस पूरे खेल के अंदर इन्वॉल्व। प्रधानमंत्री के दावे पहले दिन से 400 पार के हैं, गृह मंत्री कह रहे 5 फेसेस के अंदर हम 300 पार कर चुके हैं। चुनाव आयोग 11 दिन तक फाइनल डेटा नहीं बताता है। सुप्रीम कोर्ट में कहता है डेटा बताना हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद अगले दिन डेटा बता देता है। एक चुनाव के फेज का 11 दिन में डेटा बताता है, दूसरे चुनाव के फेज का 6 दिन में बताता है, तीसरे का 4 दिन में बताता है। ये क्या कह रहा है? ये सारी की सारी शंकाएं पैदा कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है ना। और उसके बाद जिस तरह का कार्य प्रणाली है प्रधानमंत्री जी का, देखिए आप, मैं तो कई बार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो अपनी छवि क्या बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में चुनाव किस बात पे लड़ा था बुशरा जी? कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, यही कहा था। 2019 में मैं भी चौकीदार हो गए, वो चौकीदार हो गए। 2019 में वो अवतारी पुरुष हो गए। अभी जो है उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल सन नहीं हूं, मुझे तो भगवान ने भेजा है, अवतारी पुरुष हो गए एक तरीके से। और मुझे तो डर इस बात का, अगर वो 2024 में भी कहीं आ गए तो वो कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं, फिर आप क्या करेंगे? तो ये देश एक प्रधानमंत्री चुन रहा है, एक शासक चुन रहा है, देवता नहीं चुन रहा है। ये प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए और हमारे इलेक्टर्स को भी समझना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव था वो प्रधानमंत्री से बदल करके देवता चुनने पर आ गया, अपना आराध्य चुनने पर आ गया। इसके लिए तो लोकतंत्र नहीं होता। तो इस पूरे नैरेटिव को एक खास तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, एक खास वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। कितने लोग इसको समझ पाते हैं, कितने नहीं समझ पाते हैं, वो 4 जून के उसमें सामने आएगा। कुछ स्टेट्स का मैं आपको बता सकता हूं। महाराष्ट्र इज वन सच स्टेट जहां बहुत बुरे तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, बहुत बुरे तरीके से पूरा इंडिया हारने जा रहा है। कर्नाटक में दे आर गोइंग टू लूज वेरी बैडली आई एम सेइंग। बिहार के अंदर सीटें कम होने जा रही, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी तमाम साथियों से बात हुई, उनका भी ये मानना था कि पिछला जो प्रदर्शन था 2019 का, उससे कम आ सकता है। यहां अब नुक्ता कुछ और है बुशरा जी, जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। यहां 2 नुक्ते हैं कि मोदी सरकार का जो पूरा डेटा मैनिपुलेशन और जो सारा खेल चलता है वो अब 2 स्टेट्स पे केंद्रित हो गया है। वन इज उड़ीसा, जहां इन्होंने अलायंस की भी कोशिश की थी, और दूसरा आंध्र प्रदेश। वहां पर ये कितना गेन करते हैं, क्योंकि टीडीपी के साथ इनका अलायंस हो गया है, तो वहां पर कितनी सीटें करेंगे? 4 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे। तो जो हम आमतौर पर ये कहते हैं कि सीटें कहां घट रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है इन 2 स्टेट्स के अंदर कुछ सीटें बढ़ेंगी भी, उस प्रोपोर्शन में नहीं जिसमें घटेंगी तो बहुत जगह पर। हरियाणा के अंदर 10 में से 10 है, राजस्थान की पूरी है, मध्य प्रदेश की पूरी है, तो वो सब उनमें सब में घटनी है, बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो विल डिपेंड कि 2-4 जून को जो नंबर्स आएंगे उसके बेसिस में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट, ऐसा हम मान सकते हैं। उस दिन दोपहर बाद या शाम तक जो फाइनल फिगर्स आएंगे उसके बाद की स्थिति पे डिपेंड करेगा कौन रहेगा कौन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव परिणाम के बाद भी कुछ लोग भाग जाएं, जैसा मैंने आपको महाराष्ट्र का जिक्र किया। उनको अपनी कुर्सी बचानी है, उनको विधानसभा, उन्होंने प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है शिंदे को, ना अजीत पवार को बनना है प्रधानमंत्री। तो उनको अपनी दुकान बचाए रखने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। ऐसी स्थिति बन रही है विश्व।
जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो कन्याकुमारी चले जाएँगे, लेकिन 1 जून को उन्होंने अपने तमाम जो गुलाम मीडिया है, उसको टारगेट दे दिया है वो एग्ज़िट पोल का। मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आखिरी ये जो कोशिश है, पहले आपने देखा कि अमित शाह कह रहे हैं कि 5 चरणों में ही 300 सीट हमने क्रॉस कर ली हैं। तो फिर आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जश्न मनाना आप शुरू कर दीजिए जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी बात, जो एग्जिट पोल की मैं बात कर रही हूँ और जो ये दिखाया जा रहा है, एक तस्वीर बहुत वायरल है, हालांकि मैं उसकी तस्दीक नहीं करूंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले से ही टारगेट दे दिया गया है। कुछ 300 दिखाएंगे, कुछ 310 दिखाएंगे, कुछ 320 दिखाएंगे, इसके आसपास ही तमाम तस्वीर होने जा रही है जो एग्जिट पोल की है। और जो मैं तस्वीर वायरल कर रही थी वो एक किसी टीवी चैनल के एक बड़े पत्रकार की है, जिनके पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है कि कितनी सीटें वो एग्जिट पोल में देने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, ये कैसे प्री प्लान्ड होते हैं, कैसे सेट किए जाते हैं, ये सबको पता है। तो आपको लग रहा है ये आखिरी कोशिश ये की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, ताकि 4 तारीख को अगर कुछ घालमेल किया जाता है जिसकी बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं, तो इसका जस्टिफिकेशन भी तैयार किया जा सके। इसीलिए प्रशांत किशोर को लेकर आया गया, जब उनसे बात नहीं बनी तो खुद गृह मंत्री उतर गए, और अब शायद आखिरी कोशिश वो एग्जिट पोल से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जनता तय कर देती है हेमंत जी, तो ये तमाम चीजें फिर काम नहीं करती हैं। जी, निश्चित तौर पर जनता तो मालिक है देखिए लोकतंत्र की, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। अगर अब कुछ दिन पहले की ज्यादा लंबी बात नहीं करते, हाल ही में आपने मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव देखा। कोई कोई भी ये घोषणा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आएंगी, किसी ने भी नहीं कहा एक्सेप्ट फॉर वन चैनल। और उस चैनल ने एग्जैक्ट फिगर जो बताई थी 153 बताई थी, 155 आ गई। तो लेकिन मेरा सवाल ये है, झारखंड अपने जो छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपने देखा, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। राजस्थान में ऑफ कोर्स देयर वाज दैट कि भाई वहां पे सरकार बनेगी। लेकिन मेरा सवाल तो पुष्रा जी बहुत दूसरा है। मूल सवाल है कि इन दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जब बीजेपी की सरकार बनी, कहीं आपने जश्न का माहौल देखा? कहीं भी? एक जब पार्टी सत्ता में आती है दोबारा से तो कितना बड़ा जश्न का, कहीं पर भी आपने कोई जश्न देखा? ऐसे ही 2019 में जब मोदी की सरकार आई थी, आपने कितना बड़ा जश्न देखा था? ये एक एनवायरमेंट बिल्डिंग का फेस है, जिसमें लोगों को एक चीज मन में बसाने की होती है कि अरे यार ये भी हो सकता है क्या। उस काम पे लगे हुए। उस काम के लिए पहले प्रदीप गुप्ता को लाया गया, उसके लिए फिर दोबारा से फिर प्रशांत किशोर को लाया गया। बात नहीं बनी तो अपने क्या नाम है गृह मंत्री जी आ गए। और अब 1 जून को जब जैसे ही चुनाव खत्म होगा 6 बजे शाम को, सारे एंकर्स लग जाएंगे, पी के अपने अपने नंबर बढ़ाएंगे। कोई 350 देगा, कोई 370 देगा, और जहां फिक्स करना है वो उनको अंदाजा है। पिछली बार 303 का फिगर एग्जैक्ट आया था। तो बेसिकली एक पक्ष तो ये है जो बीजेपी की प्लानिंग है। इसी के कारण से जो 17C फार्म था, उसके लिए चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि साहब 17C फार्म हम जारी करने के लिए बाध्य नहीं है बातें, कोई बात नहीं। लेकिन इस देश में तो बुशरा जी चुनाव 1952 से होते आए हैं। 1952 में तो डिजिटल इंडिया में नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर पोल्ड वोट्स का फिगर देता था ना। इस बार चुनाव आयोग ने वो फिगर क्यों नहीं दिया, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दी। और अगर आपको याद हो, जब उस दिन जो अपने क्या नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब राजीव कुमार, उस दिन जब वोट डाल के आए, न्यूज पूछा कि साहब ये सब क्या है, तो उन्होंने बड़े ही, क्या कहूं मैं उसको, एरोगेंस के साथ ये कहा कि वक्त आएगा किसी दिन, एक दिन इसका भी मैं जवाब दूंगा। अरे सवाल आज है, लोकतंत्र के प्रहरी आप हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त आप हैं, डेटा आप नहीं देते हैं। सवाल आज है और आप जवाब कब देंगे? आज क्यों नहीं देंगे? और सवाल तो यह है कि आपने ये सवाल खड़ा क्यों होने दिया? जब 24 घंटे में डेटा आता रहा है, तो आपको डेटा देने में क्या परेशानी हुई? बता दीजिए, कब देंगे जवाब? तो ये सारे का सारा जो शंका पैदा की गई है, इसके लिए विपक्ष दोषी नहीं है, इसके लिए मैं और आप दोषी नहीं है, इसके लिए सीधे सीधे सरकार और इलेक्शन कमीशन दोषी है, और कोई जवाब नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाके जिस तरीके से कहते हैं कि कोई कानून नहीं है, चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद के रूल्स खुद बनाती है। आज तक उन रूल्स के ऊपर संस्था चलती आई है। इस बार राजीव कुमार ने ऐसी क्या क्रांति कर दी कि जो डिजिटल इंडिया जिस देश को आप कहते हो, उसका फाइनल पोलिंग फिगर्स आने में 11 दिन लगे, और जो नंबर ऑफ वोट पोल्स थी उसको तो देने से भी मना किया इनिशियली, और फिर दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हम नहीं देंगे, और अगले दिन उसको दे दिया। इसका मतलब आर दे टेस्टिंग द नर्व्स ऑफ दिस पीपल? 140 करोड़ के देश का जो हमारा जो
उसको उसकी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं क्या? वो चाहते क्या है? हम्म। इस देश के अंदर खून खराबा कराना चाहते हैं क्या? इस देश की चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान लगवाना चाहते हैं क्या? इसका जवाब तो राजीव कुमार ही देंगे। और सरकार को इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्या कि डेटा क्यों नहीं आया, 11 दिन क्यों लगे, फिर 6 दिन क्यों लगे, फिर 4 दिन क्यों लगे, पहले दिन मना करते हो, जी। अगले दिन डेटा दे देते हो। तो ये सारा हम्म। संशय क्रिएट राजीव कुमार ने किया। किसके कहने से किया वो सारा देश जानता है, वरना तो आज तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया नहीं। तो देर इज जी। मच मोर दैट मीट्स द आई एज हम्म। फार एज दीज फिगर्स आर कंसर्न और मंशा इज कंसर्न। जी। हेमंत जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, अभी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल हमारे सामने हैं। जो एक एक नाराजगी है जनता की, जो एक अंडर करंट है, वो पूरी तरीके से खुलकर सामने है कि वो सत्ता के खिलाफ है। और ये चुनाव साफ तौर पर दिख रहा है कि ये चुनाव जो हुआ है, 6 चरण बीत चुके हैं, 1 चरण बाकी है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो 1 तारीख को वो चरण भी खत्म हो जाएगा और इंतजार 4 जून का सबको बेसब्री से होगा। लेकिन ये जनता ने तय कर दिया है कि वो नाराजगी जो है वो खुलकर सत्ता के लिए है, और ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है, ये भी साफ तौर पर लग रहा है। ये लड़ाई जनता ने लड़ी है पूरे तरीके से, और ये लड़ाई सीधे तौर पर संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब सफाइयां देते घूम रहे हैं। जो एक नैरेटिव शुरू किया गया था शुरू से, जो लोगों को लग रहा था कि शायद ये ऐसे जमीन पर काम नहीं करेगा, लेकिन जो बात उठाई गई राहुल गांधी की तरफ से, वो बात इस तरह से घर कर गई कि अब लोग ये कह रहे हैं कि वो मायावती को वोट ना कर कर, वो कमल के फूल को वोट ना कर कर, वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को वोट करने के लिए जा रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ उस बड़े ओबीसी और दलित समाज की, और उन्होंने खुलकर इस बात को जाहिर किया है। ये बात घर घर तक पहुंची, खासतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर खुलकर दलितों ने वोट इंडिया गठबंधन के फेवर में किया है। मेरा सवाल आपसे ये कि 4 जून को लेकर क्या आपके मन में डाउट्स हैं? क्या आपके मन में कुछ डर है? क्या आपको लगता है कि अगर जनता ने कुछ और फैसला भी किया तो कुछ और भी हो सकता है, गिविंग दिस सिचुएशन, कि किस तरह के लोगों से या किस तरह के सत्ता में बैठे लोग हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं, उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया है? सवाल पूरे देश का है हकीकत में। तो आज देखिए, भारत पूरी दुनिया के सामने मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मैं और आप नहीं, ये खुद प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं गाहे बगाहे। लेकिन उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, उनका क्या हाल कर दिया गया, ये भी सारे देश ने देखा। अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर चुनाव से पहले क्या किया गया, वो भी सारे देश ने देखा। कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए, ये देखा। अरविंद केजरीवाल अंदर कर दिए, हेमंत सोरेन अंदर कर दिए, सबने देखा। सारे विपक्ष को किस तरीके से फाइनेंशियली ड्राइड अप किया गया नोटबंदी के जरिए, ये सारे देश ने देखा। क्विड प्रो को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, उसके जरिए कैसे बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए कमाए, सारे देश ने देखा। तो जो लोकतंत्र के अंदर जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव के अंदर, चाहे वो इलेक्शन की कवरेज का मामला हो, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री के टीवी इंटरव्यूज और अखबारों के साक्षात्कार का मामला हो, कहीं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिखा क्या? कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिखा क्या? प्रधानमंत्री की कोई भाषा संयमित दिखी क्या? वो कहां से शुरू हुए थे? मंगलसूत्र से शुरू हुए थे, भैंस को से लेकर के मुसलमानों को लेकर, कोई दीजिए मुझे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की जिसको प्रधानमंत्री जी ने वायलेट ना किया हो। उसके बावजूद जो चुनाव आयोग का रवैया रहा, पूरा देश दहाड़े मार मार के ये पूछ रहा है कि साहब आपने 11 दिन क्यों लगाए डेटा देने में, और 1 करोड़ 8 लाख वोट कैसे बढ़ गए जो पहले दिन थे और जो बाद में आपने डेटा दिया? क्या प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया क्या? ऑफ कोर्स इसका ऑनर्स चुनाव आयोग पे है, लेकिन दिया क्या? तो ये संशय किसने पैदा किया मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, या किसने करवाया? यही वो बेसिक है जिसके कारण मुझे ही नहीं, आप ये सवाल पूछ रही हैं और जनता को संशय है। यही संशय का कारण है। अगर आप मुझे ये बताइए ना कि जब 52 से लेकर के अब तक 24, तब तो साधन भी बहुत कम थे, संसाधन बहुत कम थे, संचार की दिक्कतें थी, तमाम चीजें थी, तब भी तो 24 घंटे में डेटा आता था ना। अब 11 दिन किस बात के लगे और क्यों लगे, और वो डेटा इतना कैसे बढ़ गया, नंबर ऑफ वोटर्स कैसे बढ़ गए? तो सवाल तो क्रिएट करवाए गए ना, और अब ये भागते फिर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष जो पिछले तजुर्बे हैं उनसे शायद विपक्ष ने कुछ सीखा है, शायद कह रहा हूं, पक्का तो देखिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश का चुनाव जनता ने लड़ा है। वास्तव में इस देश का चुनाव इस बार वोटर ने लड़ा है, और एक नैरेटिव पे लड़ा है, और वो नैरेटिव है जो मोदी जी का नैरेटिव नहीं है। और हकीकत में मोदी जी का कोई नैरेटिव ही नहीं है। नैरेटिव क्या होता है डेमोक्रेसी में बुशरा जी?
आप 10 साल से सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते, एक नैरेटिव ये है, और अगले 5 साल का अपना रोड मैप बताते, एक नैरेटिव ये है। ऐसे ही विपक्ष बताता, और जिसका चीज पसंद आई, जिसका मैनिफेस्टो पसंद आया, जिसकी बातें पसंद आई, वोटर फैसला कर देता। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ ऑफर ही नहीं किया। प्रधानमंत्री ने तो लफाजी ऑफर की। उन्होंने 2029 की बात ही नहीं की, वो तो 2047 की बात करते हैं। 2047 तक हम में से कितने लोग होंगे, वो भी शायद प्रधानमंत्री जी भी होंगे या नहीं होंगे, किसी को नहीं पता। उसके बावजूद भी 23 साल का 5 साल की टर्म है, और प्रधानमंत्री 2047 के सपने बेच रहे हैं, और उसमें भी ठोस कुछ नहीं है। उसमें केवल एक ही लाइन है कि विकसित राष्ट्र बन जाएगा। पहले कहते थे हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, 3री बन जाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था आपने बना दिया क्या? वो इस देश का साइज है, इस देश की आबादी है, और वो एक ड्यू प्रोसेस है जिसके अंदर कंजम्पशन बढ़ती है, जिसके अंदर तमाम पैरामीटर्स है। उसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल एक चीज में जरूर था कि दुनिया का जब 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने बुशरा जी, तो उसमें कॉमन मैन को क्या लाभ हुआ, कॉमन मैन की इनकम कितनी बढ़ी, उसकी जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, उसमें उसकी कितनी ग्रोथ हुई। असली बात तो यह है कि पिछले जो 10 साल का शासन है, प्रधानमंत्री एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो बता दें पैरामीटर जिसपे इंडिया ने ग्रो किया हो। इनकम जी इक्वलिटी मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खराब, इतनी अंग्रेजों के टाइम भी नहीं थी जो उन्होंने किया है। तो उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जो माहौल दिखाई दे रहा है खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो ग्राउंड का माहौल ये कह रहा है कि बदलाव की बयार है। इसमें क्या खेल होता है, कैसे होता है, विपक्ष इसको कैसे बचाता है? क्योंकि इस जी बार आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर जो स्टालिन है, उन्होंने पूरी स्टेट के एक एक बूथ के अपने सारे फॉर्म 87 कंपाइल करवा दिए कंस्टिट्यूंसी वाइज। यहां चुनाव आयोग फंसेगा। कारण क्या है? अगर डेटा मैनिपुलेट हुआ, 87 से ऊपर वोट तो आप गिन नहीं सकते, और वहां कुछ हुआ है तो पकड़ा जाएगा। तरीके से ममता मेरी कोशिश कर रही है अपने जो बचे हुए फेसेस में। तो पूरा विपक्ष अगर इफेक्टिवली, देखिए 87 की कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के पास होती है। अगर विपक्ष इसको इशू बना ले कि हम इनको गड़बड़ नहीं करने देंगे, और वो इसको एक मुद्दा बना करके खड़े हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ज्यादा कुछ खेल कर पाएंगे। लोकलाज और जनता का दबाव, उनको भी पता है इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, प्रोवाइडेड विपक्ष अगर सजग रहता है। तो विपक्ष वो जो बिल्कुल। चीज समझता है कि खेल कहां होता है, और उस खेल को इफेक्टिवली प्लग कर देता है, तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये सवाल जनता के मन में एक ये भी है कि जो एंड मोमेंट पे इलेक्शन के बीच में जो एक्सटेंशन दिया गया है सेना अध्यक्ष को, इसके अलावा पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ को जिस तरह से दी गई है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के जिस तरह से तबादले किए गए हैं, क्या इसके अंदर भी कोई खेल है? क्योंकि देखिए हेमंत जी कि जिस तरह की पूरी सिचुएशन, जिस तरह की चीजें 10 साल में देखी हैं, जो सत्ता का जिसका शासन देखा है, हर चीज पर लोगों को अब डाउट होता है कि कोई भी उठाया गया कदम, यानी कि आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से सत्ता आपके हाथ से खिसके, और अगर खिसकी तो आप फिर क्या क्या कर सकते हैं। लोग तो अमेरिका तक का एग्जाम्पल दे रहे हैं जब जो कुछ किया गया था उस वक्त में। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसको किसी भी तरीके से इलेक्शन से जोड़ा जाए? बुशरा जी, 3 सवाल हैं आपके, और इन तीनों का मैं सीरियल वाइज जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने पार्लियामेंट सिक्योरिटी की बात की। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लिए आपको ध्यान होगा एक सब कमेटी बनी थी, जब वो 2 एक्टिविस्ट वहां पार्लियामेंट में कूद के नारेबाजी की थी जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली। उसके बाद वो कमेटी बनी थी, और चूंकि मैंने पार्लियामेंट लंबे समय तक कवर की है, तो वहां की कार्यप्रणाली को उसको मैं समझता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर देखिए 3 टियर की सिक्योरिटी होती थी अब तक लगातार। एक था वॉच एंड वार्ड स्टाफ, जो पार्लियामेंट का स्टाफ होता है, ट्रेन स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ। सेकंड रो थी दिल्ली पुलिस की, जो फ्रिस्किंग वगैरह और ये सब करते थे, और जो बाकी लेयर थी वो सीआरपीएफ की थी। अब उस कमेटी के फैसले के बाद ये तय, उसमें 1400 के करीब सीआरपीएफ के लोग होते थे, डिफरेंट शिफ्ट्स में, 3 शिफ्टें होती हैं। अब जो है, अब वो सिक्योरिटी सारी की सारी यूनिफॉर्म कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब वहां पर वॉच एंड वार्ड स्टाफ नहीं होगा, वहां दिल्ली पुलिस का स्टाफ नहीं होगा, वहां केवल सीआईएसएफ होगी। इसलिए वो संख्या बढ़ गई है, यूनिफॉर्म्ड सिक्योरिटी होगी, 3300 के आसपास लोग लगेंगे। इसके पीछे जो लॉजिक दिया गया है वो ये दिया गया है कि सीआरपीएफ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये भी सीएपीएफ भी, जो सीआईएसएफ भी है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ के पास आपको पता होगा पिछले समय से, जब से बीजेपी ने बहुत सारे इंपोर्टेड कैंडिडेट करने शुरू किए बहुत बड़े पैमाने पे, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, 25% बीजेपी के कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं,
जिस भी तरीके से लाए गए वो आप भी जानते हैं। तो अधिकांश को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दे रखी है सरकार ने, तो उसके कारण भी सीआरपीएफ पर अपने मैन पावर का दबाव है। तो इसको भी ईज आउट कर दिया पार्लियामेंट की जिम्मेवारी से, और उस पूरे का पूरी जिम्मेवारी यूनिफॉर्म करके सीआईएसएफ को दे दी। एक तो ये है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जो आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, आर्मी चीफ को 1 महीने की एक्सटेंशन विदाउट पर्पज नहीं है, ये मैं स्पष्ट बता दूं। फौज का मामला है सेंसिटिव, और देश की जो हमारी फौज है वो डेमोक्रेसी के सिद्धांतों की रक्षा करने की शपथ लेकर के ही चलती आई आज तक। लेकिन इस मुकाम पर आकर के 1 महीने की जो एक्सटेंशन दी गई है उसमें केवल 2 ही चीजें हैं। अगर आप केवल एथिक्स की बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो आप अधिकारियों के तबादले भी नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना। प्रधानमंत्री ने परसों कितनी फाइलें निकाली है, कितने लोगों को ट्रांसफर किया है। तो ऐसे में आर्मी तो एक इंस्टीट्यूशन है, देश की रक्षा का इंस्टीट्यूशन, उसमें नया आर्मी चीफ नॉमिनेट करने में अब भी कोई परेशानी नहीं थी। अगर कोई परेशानी थी, इलेक्शन कमीशन से प्रायर परमिशन ले सकते थे, या 1 महीने पहले भी घोषणा कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि फौज का सक्सेशन ऑलमोस्ट क्लियर होता है कि उसके बाद ये बनेंगे, उसके बाद, क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे होता है प्योरली। अगर 1-2 एब्रेशन को छोड़ दे पूरे देश के इतिहास में, तीनों सेनाओं की बात करें तो आज तक कुल 5 बार सीनियरिटी जो है वो वायलेट हुई है। अदरवाइज आमतौर पर यह होता है कि नेक्स्ट इन लाइन को ही चीफ बनाया जाता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि फौज का मामला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा चीफ है पांडे साहब को अभी मई में रिटायर होना था, 31 मई को। और उनके बाद जो नेक्स्ट इन लाइन थे, जो वाइस चीफ हैं, जनरल द्विवेदी और जनरल सिंह, ये 2 लोग हैं, दोनों ही वो बैचमेट आपस में। उन दोनों की रिटायरमेंट 30 जून की है, और चीफ हैं उनको 30 जून तक की आपने एक्सटेंशन दे दी। तो बड़ी रोचक स्थिति पैदा होगी। रोचक स्थिति यह है कि उसी दिन तो ये रिटायर होंगे और उसी दिन की वो रिटायरमेंट है। अब इसमें लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आखिरी दिन भी सरकार चाहे तो जनरल द्विवेदी को चीफ बना सकती है, आखिरी दिन रिटायरमेंट के। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अगर उनको बनाना होता तो अभी बना देते। तो ये संशय क्यों छोड़ा गया? फौजी सर्कल्स में ये बात आम है, बहुत बिल्कुल आम है, कि फौज के अंदर थिएटर कमान का गठन करने पे सरकार बहुत जल्दी फैसला ले सकती है, अगर मोदी सरकार आती है तो वहां पर एक चर्चा ये भी है कि जैसे सीडीएस है जनरल चौहान, वैसे ही इनको, पांडे साहब को वाइस सीडीएस बना करके उधर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन वो काम तो अब भी हो सकता था, उसमें कोई किसी को रोकने वाला तो नहीं था, और जनरल द्विवेदी को अब भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो फौज के सर्कल में एक दूसरी चर्चा ये भी है कि अगर 30 जून को जब ये रिटायर होंगे, ये भी, जनरल द्विवेदी भी, जनरल सिंह भी, तो वैसी सूरत में 3 और जो आर्मी कमांडर्स हैं वो भी उसकी लाइन में आ जाएंगे, चीफ की उसमें दौड़ में। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन चीफ रिटायर होता है उस दिन सीनियर मोस्ट सर्विंग कमांडर्स की 3 की सीनियरिटी लिस्ट देखी जाती है। तो उसमें 2 ये है और 3 फर्दर आ जाएंगे। सरकार सक्सेशन तो चेंज करने नहीं जा रही है, ये भी एक सवाल है। तो कुल मिलाकर के ये जो कुछ भी किया गया है, अगर ये सरकार इतनी एथिक्स की पालन करता होती तो परसों ऑफिसर्स की बदली नहीं करती उस तरीके से। ये किसी की परवाह तो करते नहीं। तो चीफ को ही क्यों दिया गया 1 महीने का एक्सटेंशन, उस पर लगातार सवाल फौज में भी है, कॉमन मैन के अंदर भी है, सिविलियंस के अंदर भी है। आपने जो सवाल किया कि क्या इंडिया के अंदर विपरीत चुनाव आने पर कैपिटल हिल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उसमें मेरा साफ मानना है, जो अब तक का इस देश का इतिहास है, इस देश की सेना की जो ट्रेनिंग है वो लोकतांत्रिक है। वो लोकतांत्रिक सरकार को रिपोर्ट करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ओथ लेकर के हमारे चीफ बनते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति वो नहीं होते, वो देश के संविधान के प्रति कमिटेड होते हैं। लेकिन इतना मैं अवश्य मानता हूं कि अगर कोई चुनाव में कुछ ऊंच नीच होती है बीजेपी के साथ, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है और उनका जो पूरा सिस्टम है, वो इतनी आसानी से सत्ता छोड़ेंगे, इसमें बाकी देश की तरह मुझे भी शंका है। वो किसी भी हद में, किसी भी रूप में, देखिए, अगर पूरा बहुमत आता है फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर बहुमत से शॉर्ट रहते हैं तो किस किस तरीके से उन्होंने चलती हुई सरकारें तोड़ी हैं, इस देश ने पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, अभी रिसेंटली हिमाचल में चलती हुई सरकार गिराने की कोशिश की गई, अब भी गिराने की कोशिश होगी अगर चुनाव में जीत गए तो। ऐसे ही तमाम ऐसे उदाहरण इन सरकार ने, मोदी की जो शासन है उन्होंने ये दिखाया है। कर्नाटक के अंदर भी आपने देखा चलती हुई सरकारों कैसे मेजोरिटी की सरकार को माइनॉरिटी में लाई थी, ऐसे ही कमलनाथ की सरकार को आपने देखा था। तो इनको किसी उस चीज की परवाह नहीं है। ये तो चूंकि चुनाव जनता ने लड़ा है,
तो जनता के सामने ही जो परिणाम आएंगे वो संख्या बल तय करेगा कि इस देश का भविष्य क्या है। अपनी तरफ से ये आसानी से सत्ता छोड़ेंगे, इसमें मुझे काफी गंभीर शक है, जैसा बाकी लोगों को। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गांधी को अगर फिल्म नहीं बनी होती तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं। अब आप ये देखिए कि मतलब किस हद तक और कहां कहां तक वो जा सकते हैं। इसकी तो सारी मिसालें अब खत्म ही हो गई हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि शायद अब बस, लेकिन फिर उसके बाद कोई नया नमूना हमारे सामने आ जाता है। और ताज्जुब की बात ये नहीं है, माथा पीटने की बात ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है, वो तो बहुत सारी ऐसी बातें वो कह चुके हैं। सामने बैठे हुए जो 3 सो कॉल्ड पत्रकार के भेष में जो बैठे हुए थे गुलाम, उनको आप ये देखिए कि उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन नहीं किया उसको लेकर। तो ये भी देश देख रहा है हेमंत जी कि क्या क्या इस देश में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यही अति हो चुकी है और यही वजह है कि इस बार जनता ने फैसला किया है कि हो गया बस, माफ कीजिए, हमें अब बदलाव चाहिए। बुशरा जी देखिए, बरसाई जी ने बहुत साल पहले एक बात कही थी कि अज्ञानता का जो आत्मविश्वास होता है ना, वो सर्वोपरि होता है। और प्रधानमंत्री जी रह रहकर इस बात को पूरी दुनिया में घूम गुलिश कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। और ये मुझे तो रहम आता है, ना केवल उन पर जो ये बात कह रहे हैं, बल्कि उन पर जो ये बात रिकॉर्ड करके देश को दिखा रहे हैं। उन जो 3 साथी हमारे बैठे हुए थे, कहने को तो पत्रकार साथी ही हैं, लेकिन मुझे तो हैरानी ये हुई, आपको भी जानकारी होगी, 1982 में फिल्म बनी थी एटनबरो की, गांधी। और गांधी जी का जो फिल्म बनाने से पहले कोई नहीं जानता था मोदी जी का ये कहना, ये तो एक बौद्धिक दिवालियापन कहूंगा। आप देखिए गांधी जी का जो सिविल राइट्स आंदोलन थे, वो 4 महाद्वीपों में कब फैले थे, 12 देशों तक कब फैले थे वो। गांधी वॉज बोर्न इन 1869 और फिल्म बनी 1982 में। और गांधी के क्रेडिट में क्या क्या जाता है, सिविल राइट्स को छोड़ दीजिए, साउथ अफ्रीका में उनके आदर्शों पर आंदोलन चला, उस टाइम तो हमने भी आपने भी देखा साउथ अफ्रीका के अंदर किस तरीके से उन्होंने आजादी हासिल की, अहिंसा के सिद्धांत पर। दुनिया भर में बुशरा जी 48 सड़कें हैं, 48 सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर। अमेरिका में गांधी जी कभी नहीं गए, आपको भी आइडिया होगा, कभी नहीं गए वो अमेरिका में अपने लाइफ टाइम में। वहां पर 2 दर्जन प्रतिमाएं हैं गांधी जी की, अमेरिका जैसे देश में। उसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा सोसाइटी और संगठन अमेरिका में महात्मा गांधी के नाम पर चलते हैं। भारत सहित 84 देशों के अंदर उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। वो 1982 से पहले लगी हुई सारी, उसके बाद नहीं। गांधी जी को उनके जन्म उनके जो दुनिया में जाना जाता है, उनके सिद्धांतों पर जाना जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन पर जाना जाता है, उनकी विचारधारा से जाना जाता है। वो प्रधानमंत्री के फिल्म के सर्टिफिकेट से नहीं जाना जाता है। नरेंद्र मोदी को जरूर प्रोपेगेंडा के नाम से जाना जाता है कि दुनिया का सबसे भयंकर प्रोपेगेंडेबाज अगर कोई धरती पे आज है तो वो प्रधानमंत्री है, वो भी सरकारी खर्चे पे। जिस तरीके का आप बताइए आप मुझे, वो कहते हैं मैं छुट्टी नहीं लेता, और अब 3 दिन के लिए वहां जाने कन्याकुमारी ध्यान लगाने, ये छुट्टी नहीं तो क्या काउंट होगा? क्या वो जो ये यात्रा है इसका खर्चा देगी क्या सरकार, जमा कराएगी सरकारी खजाने में? किस तरह की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? आपको याद होगा, मैं हैरान रह गया था उस टाइम जब, आपको याद है सरदार पटेल की प्रतिमा लगी थी गुजरात के अंदर, चाइना से बनवा करके लाए थे स्वदेशी के नाम पर, याद होगा ना आपको, कितना बड़ा स्मारक बना है। वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी के अंदर क्या कहा था आपको पता है? वहां ये कहा गया, एक जो एंकर्स थे 2 जो उस पूरे प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री की मौजूदगी कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करते हैं जो सरदार पटेल जी को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल करके लाए। कल्पना कर सकती हैं आप? और उन्हीं सरदार पटेल जिनकी प्रतिमा का उन्होंने उद्घाटन किया इतने उसके साथ, लाव लश्कर के साथ, उनके नाम पर जो मोन्टेरा स्टेडियम था अहमदाबाद में, क्रिकेट का काफी बड़ा स्टेडियम था, उसका रातों रात उसका नाम क्या किया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उसका उद्घाटन किससे कराया? राष्ट्रपति कोविंद से। याद है आपको? भूल गई? ये जो स्थिति है कि मैं ये मान सकता हूं कि मोदी जी को दुनिया प्रोपेगेंडे से जान सकती है, मोदी जी को इस तरह की बचकानी बातों से दुनिया जान सकती है, मोदी जी को भैंस के प्रचार पे भैंस ले जाएंगे, आपके राम मंदिर पे बाबरी ताला लगवा देंगे। कल क्या कह रहे थे वो कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक पार्टियों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होते हैं हमारे सबके, हमारी कोई शत्रुता नहीं, ये कहा ना उन्होंने। अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, जो मोदी जी ने अपने तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ चॉइसेस्ट ऑफ अब्यूसेस यूज की, क्या कभी किसी प्रधानमंत्री को आपने सुना था आज तक? प्रधानमंत्री इस देश के नैरेटिव को इतने नीचे तक लेके चले गए।
और शत्रुता वो करते हैं। वो प्रधानमंत्री कौन होता है ये कहने वाला कि बहुत जल्दी ही जो अपने क्या नाम है लालू के बेटे जो अपने ये ना तेजस्वी, बहुत जल्दी ही तेजस्वी विल बी यादव जी। बिहाइंड द बार्स। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जेल में होंगे। क्या प्रधानमंत्री जज और जूरी भी खुद ही हो गए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी खुद ही बन गए। प्रधानमंत्री को कौन सा आके कि किसी को अंदर दे देंगे। ऐसे ही वो केजरीवाल के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही वो सोरेन के बारे में बात करते हैं, राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं। मतलब इस देश के नैरेटिव को इतना लो ले जाने वाला कौन है। किसी प्रधानमंत्री के मुंह से, तमाम प्रधानमंत्री हुए इस देश में, कभी भी विपक्ष को इतनी हीन भावना से कभी भी डिमीन नहीं किया गया। ये जो इतिहास में लिखा जाएगा वो मोदी के तमाम एडजेक्टिव, वो तमाम एब्यूसिस, चॉइसेस ऑफ एब्यूसिस, वो कहीं ना कहीं लिखी जाएंगी कि मोदी जी ने विपक्ष के साथ क्या व्यवहार किया, उसका क्या हश्र किया और लोकतंत्र का क्या हश्र किया। चुनाव की पूर्व संध्या पर भी किसी मुख्य विपक्षी दल का अपना खाते बंद करवा करके। और कमाल देखिए, कांग्रेस पार्टी के खाते आज तक नहीं खुले, बंद पड़े हैं अभी तक, पूरा चुनाव लड़ लिया। कहां है देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये है वो चीज जहां मोदी ने लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए देश की जनता को उनकी मंशा पर शक है कि इस देश में आगे होगा क्या, और बहुत सारी चिंता की लकीरें देश के माथे पर आप देख सकती हैं, आप जान जाएंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि लोग 4 तारीख का बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या वही नतीजे आते हैं, ईवीएम जब खुलेगी क्या वही नतीजे आते हैं जो जनता ने उसमें कैद किए हैं, या फिर नतीजों के साथ भी कुछ और तरह का खेल होने जा रहा है। क्योंकि जो सत्ता हमने देखी है 10 साल में, लोगों के जहन में तमाम तरह की शंकाएं, आशंकाएं, तमाम इफ्स एंड बट्स, सब कुछ उनके जहन में है। इसीलिए वो ये कहते तो हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो कुछ ना कुछ अपनी शंकाएं जरूर रखते हैं। और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक बुलाई है। इलेक्शन जिस दिन खत्म हो रहा है, 7वां चरण, और उसके साथ साथ 4 तारीख को लेकर भी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। कई बड़ी मीटिंग्स बैंगलोर में भी हुई हैं, सिविल सोसाइटी की और उन तमाम तरह के लोगों की जो संविधान जानते हैं, जो तमाम तरह के आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं, वो तमाम लोग। दिल्ली में भी उनकी मीटिंग है। इंडिया गठबंधन ये तैयारी कर रहा है क्योंकि उनको पता है उनका मुकाबला किस तरह के लोगों से है और क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कमर कसी जा रही है, ताकि जो उनको एक चांस मिला है, जहां उम्मीद ये जगी है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, वो अपने हाथ से किसी भी कीमत पर इसको जाने नहीं देना चाहते हैं, चाहे कितने भी हथकंडे अपनाए गए हों। लेकिन इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए बेहद दुश्वारियों भरा, मुश्किल भरा है और सत्ता उनको आसानी से नहीं मिलने जा रही है, ये बात तो तय है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। 4 जून को आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा सुबह 6 बजे से, क्योंकि सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे डीबी लाइव पर, तमाम तरह के विश्लेषण देखेंगे और तस्वीर पूरी तरीके से बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने ये क्लियर की जाएगी कि आखिर 4 जून को क्या होने जा रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ आपको दिखेगा 4 जून को सुबह 6 बजे से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।